इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज आपके आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग और थोड़े बहुत सेशंस ले रहे हैं नीट के पीवाईक्यूज के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के प्रॉपर लेक्चर्स हैं पूरे साल के और आपके आईएससी बोर्ड के बोर्ड पैटर्न के एग्जामिनेशंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। आज एक छोटे लेक्चर में सेमीकंडक्टर का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। बहुत कम ही समय लिया जाएगा और थ्योरी का पार्ट हम यहां कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग सेमीकंडक्टर से कि आखिर सेमीकंडक्टर चीज क्या होती है। सेमीकंडक्टर्स को चेक करो भाई, सेमीकंडक्टर्स क्या है। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से बहुत कम और इंसुलेटर से बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये कि कंडक्टिविटी कंडक्टर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है और इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो एग्जांपल्स आपको सोचने हैं जिसमें से हमारा जो चैप्टर है, हमारा कोर्स जो है वो सिलिकॉन को अपना मॉडल बनाकर चलता है और सिलिकॉन को ही हमें मानना है कि हमारे लिए बेस मटेरियल। ठीक, सिलिकॉन की बातें कर लेते हैं। सिलिकॉन कैसा मटेरियल है? सिलिकॉन सॉलिड क्रिस्टल है, तो आप सिलिकॉन का इस प्रकार से देखिए, सिलिकॉन sp3 हाइब्रिड क्रिस्टल बनाता है जिसमें उसके 4 बॉन्ड्स बनने हैं। 0 केल्विन पर आपको ये सारी कहानी दिखाई जा रही है। तो 0 केल्विन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इन बॉन्ड्स में। और इस तरह से बॉन्ड्स बने हुए, सारे बॉन्ड्स बने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर जैसे ही इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं तो क्या होता है, ये 0 केल्विन पर, ठीक है, ये 0 केल्विन पर कॉपी हो जाए भाई। कॉपी कॉपी हो नहीं रहा, कोई बात नहीं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होगा वो देखने वाली बात है। ध्यान से देखिए, रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपने यहां बनाया ये जंप मार के बाहर आ जाएगा और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर बाहर आ जाएगा। बेसिकली रूम टेम्परेचर पे थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री बनकर बाहर घूमने लग जाता है और बॉन्ड टूटता है तो वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो हम इनको दो नामों से जानते हैं बेटा। ये जो चीज क्रिएट हुई है इसे वैकेंसी बोलते हैं और इस वैकेंसी को समय के साथ हम होल्स नाम देंगे और ये जो आदमी है इसे इलेक्ट्रॉन नाम देंगे और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि कहीं भी मूव कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, यानी अगर 0 केल्विन पे रखा जाए सेमीकंडक्टर को तो 0 केल्विन पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा जिसकी वजह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमारे पास कुछ वैकेंसीज होल्स भी क्रिएटेड होंगी और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे जिनकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक, तो 0 केल्विन पर हमारा सेमीकंडक्टर प्योर इंसुलेटर होता है और 0 केल्विन से ऊपर हमारा सेमीकंडक्टर
प्योर इंसुलेटर नहीं होता है, एक बहुत ही रद्दी सा कंडक्टर हो जाता है। इस रद्दी से कंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी को कैसे हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो कहानी जाननी है। इससे पहले हमें जानना चाहिए बैंड थ्योरी। क्या जानना चाहिए बेटा? बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी ये कहती है कि भाई आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, एक एटम अकेला नहीं है, एक एटम के आसपास बहुत सारे एटम्स उसके नेबरहुड में हैं, और फिर उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी लेवल यानी उसके एनर्जी शेल के बारे में जानकारी लो तो उसकी एनर्जी लगातार फ्लक्चुएट करेगी, कम या ज्यादा होगी। कम ज्यादा होने का मतलब ये है कि किसी एटम के थर्ड शेल की एनर्जी थोड़ी कम होगी, किसी एटम के थर्ड शेल की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। आइडेंटिकल नहीं होगी इसलिए क्योंकि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे से भी इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरे से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तीसरे से भी इंटरेक्ट कर रहा है, और कई सारे एटम के इंटरेक्शंस से उसकी टोटल एनर्जी बन रही है। दूसरा एटम भी ऐसे कईयों से इंटरेक्ट कर रहा है। ये अलग अलग एटम का इंटरेक्शन अलग अलग होगा, रैंडम है, कुछ फिक्स नहीं है। इस वजह से जो एक सिंगल एनर्जी लेवल हुआ करता था वो समय के साथ स्प्लिट होकर कई तरह के एनर्जी लेवल्स के एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और हम उसे नाम देते हैं एनर्जी बैंड। क्या नाम देते हैं बेटा? एनर्जी बैंड। और ये एनर्जी बैंड बना क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन सिर्फ अपने न्यूक्लियस या अपने इलेक्ट्रॉन से नहीं है, डिफरेंट एटम से भी है, और ये डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उनके न्यूक्लियस से जो इंटरेक्शन है किसी इलेक्ट्रॉन का वो इतना रैंडम है कि किसी एटम के थर्ड शेल की फोर्थ शेल की एनर्जी कुछ अलग होगी, किसी एटम के थर्ड शेल की एनर्जी कुछ अलग होगी, और वो डिफरेंट एनर्जीज का जो कॉम्बिनेशन है, जो क्लब कर दिया, हमने मिला दिया, वो बन गया अपना एनर्जी बैंड। अब हमारे लिए दो तरह के एनर्जी बैंड्स इंपॉर्टेंट है, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेटा वैलेंस बैंड, और दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंडक्शन बैंड। पहला क्या इंपॉर्टेंट था बेटा? वैलेंस बैंड, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? कंडक्शन बैंड। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसे समझना है हम लोगों को। वैलेंस और कंडक्शन बैंड को अगर तुम चेक करो क्या है ये, तो ध्यान से सुनना कि जब हम कभी एनर्जी लेवल्स बना रहे होते हैं तो जो सबसे अंदर का एनर्जी लेवल है उसमें स्प्लिटिंग सबसे कम होती है, और क्योंकि इंटरेक्शन सबसे कम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का, तो वो लगभग एनर्जी लेवल के बराबर रहता है। इस तरह के शेल्स ये बैंड नहीं बनते। हम आखिरी में आ गए और एक ऐसा बैंड बना दिया। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भी पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भी पाए जा रहे हैं, और ऊपर वाला डब्बा खाली है। सब जीरो केल्विन पे बातें हो रही। ये वाला जो मैंने एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड बनाया, ये बैंड कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, पार्टली फिल्ड भी हो सकता है। ये आखिरी वो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, चाहे ये कंप्लीटली फिल्ड है चाहे पार्टली फिल्ड है, इसे बोलेंगे हम वैलेंस बैंड। और ये पहला वो बैंड है जो खाली है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। खाली इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन ये इतना दूर है हमारे न्यूक्लियस से कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए गलती से तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना नहीं रह जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख पाए। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन गलती से इस कंडक्शन बैंड में पहुंचा दिया जाए तो कहीं भी मूव कर सकता है, दैट वुड बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स। अगर ऐसा है तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की परिभाषा क्या है? हम कहेंगे कि आउटर मोस्ट बैंड which is completely or partly filled। पहला वो बैंड जो completely और partly filled है। कंडक्शन बैंड क्या है? इनर मोस्ट बैंड which is empty। समझे मेरी बात? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। कंडक्शन वाला फ्री है, वैलेंस वाला फ्री नहीं। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या संबंध है, जरा वो चेक करके बताइए। तो आपको समझना चाहिए क्या संबंध है। हम बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये देखें, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। ये वैलेंस बैंड है,
और ये कंडक्शन बैंड है। तो लॉजिकली आपको तीन तरह के केसेस दिखाई दे रहे हैं कि वैलेंस और कंडक्शन के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में गैप बहुत कम है, वैलेंस और कंडक्शन के बीच में गैप है ही नहीं, इवन ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसे अगर तुम समझो तो कुछ इस तरह बोल सकते हो कि वैलेंस की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन की मिनिमम एनर्जी के बीच का जो गैप है इसे डेल्टा Eg नाम दिया जाता है, और जो डेल्टा Eg है इसे एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, या बैंड गैप बोलते हैं, या एनर्जी गैप बोलते हैं। अगर ये बैंड गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, जो बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, तो ये बन जाएगा इंसुलेटर, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी गई तो लगभग 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर पहुंचाने में आप ये मानकर चलिए कि कोई मटेरियल इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो बॉयल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से इंसुलेटर्स को कंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल है। कारण ये है कि हमारे पास एनर्जी बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है। इसी जगह अगर ये एनर्जी का जो बैंड गैप है जिसको हम डेल्टा Eg बोल रहे हैं, ये एनर्जी का बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मैक्सिमम अप टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ये इतना कम एनर्जी गैप है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो टेम्परेचर की काइनेटिक एनर्जी गेन करके ऊपर जंप मार के जा सकता है आसानी से, और ये काम कराया जा सकता है। और जब आप ये काम करा सकते हैं तो इसे टेम्परेचर बढ़ाकर अच्छे से अच्छा कंडक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, और ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं सेमीकंडक्टर्स। और इंसुलेटर्स के सेमीकंडक्टर्स के बाद किनका नंबर है? ये है कंडक्टर्स का नंबर। आप देख रहे हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड में मौजूद है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वैलेंस बैंड के किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फ्री टू मूव हैं, और इस कारण से हम कहते हैं कि ये जो प्राणी निकल कर आ रहे हैं ये कंडक्टर्स हैं। ऐसा करके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कई बार सवाल बच्चों आया है कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को बैंड थ्योरी के हिसाब से क्लासिफाई कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो ये उसका छोटा सा डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि चाहे तो आप कितना भी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते चले जाए, पर कंडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ सकती है कि वो ठीक ठाक करंट अपने से पास कर पाए। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर को ज्यादा गर्म करोगे तो टेम्परेचर से वो पिघलने भी लग सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये उम्मीद लगाई जाती है कि कोई दूसरा तरीका जिससे कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल कंडक्टिविटी का केस आ गया, कंट्रोल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बेटा अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है कि आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में यानी कि फ्री हैं उन्हें आप बदलें। तो इसके लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है बेटा डोपिंग। क्या होता है बेटा? डोपिंग नाम होता है। अब इस डोपिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग इज द प्रोसेस जिसमें से इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। तो हम लिख देते हैं मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी को मिक्स करना कहलाता है कि हम डोपिंग कर रहे हैं। अब इंप्योरिटी क्या है वो समझना है। इंप्योरिटी बेटा दो तरह की, पहली ट्राइवेलेंट और दूसरी पेंटावेलेंट। क्योंकि आप सेमीकंडक्टर के नाम पे सिलिकॉन को सोच रहे हैं तो वो 14 नंबर ग्रुप पे है, तो जो 13 नंबर ग्रुप में आते हैं वो ट्राइवेलेंट कहलाते हैं, जो 15 नंबर ग्रुप में आते हैं वो पेंटावेलेंट कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स ग्रुप 13 में आएंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 15 में आएंगे। आप यहाँ पे एल्यूमिनियम एग्जांपल में ले सकते हैं और यहाँ आप फास्फोरस एग्जांपल में ले सकते हैं। इन्हें आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हो और इन्हें आप डोनर इंप्योरिटी बोलते हो। ये आदमी जो है ट्राइवेलेंट, ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब सेमीकंडक्टर में डाली जाती है तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होल्स प्रोड्यूस करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती है जिसको कहा जाता है, या इंट्रोड्यूस करती है तो कहा जाता है कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डोनर इंप्योरिटीज इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहां
होल्स मेजॉरिटी में हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो जाते हैं। जो बोल रहा हूं उसे याद रखना, धीरे धीरे सारी बातें खुलती जाएंगी। यहां पे होल्स माइनॉरिटी में हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हो जाते हैं। ये तुम्हें पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट में याद रखना है। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल देने से किस तरह का सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर पाते हो? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल देने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन के आता है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालने पर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनकर आता है। ये पी टाइप एन टाइप पे जो है ये प्योर सेमीकंडक्टर्स नहीं है, ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। मिक्सिंग हो चुकी है, जैसे ही इनके अंदर डोपिंग आ जाती है तो जो सेमीकंडक्टर हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं जब भी कभी ऐसा होता है। अच्छा, तो पुराने वाले जो प्योर थे उसको क्या कहते थे? प्योर को प्योर बोलते हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये पी टाइप और एन टाइप का क्या खेल है, होल कैसे बढ़ते हैं या फलाना फलाना कैसे होता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो फिर से वही पुरानी कहानी है बेटा, आपके सामने दोबारा से सिलिकॉन का क्रिस्टल मैं बना देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे बनाया सिलिकॉन, फिर यहाँ बनाया सिलिकॉन, फिर यहाँ बनाया सिलिकॉन, इसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन 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 बनाते जाएं तो मैं 3x3 का एक क्रिस्टल बना दे रहा हूँ। इससे ज्यादा टाइम वेस्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस आपको ये समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाल दें। तो इन सब के बीच में हमने एक ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी, जिसको एल्यूमिनियम एटम कह रहे हैं, 13 ग्रुप का एक एलिमेंट हमने लगा दिया इस तरह से। अब आप देखें कि हो क्या रहा है कि टेम्परेचर की वजह से जो बॉन्ड टूट रहे हैं हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से जो बॉन्ड टूट रहे हैं उसको तो हम पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसीडरिंग कि टेम्परेचर की वजह से कोई बॉन्ड टूट रहे हैं, ऑल्दो वो भी हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, बाढ़ में जाए, कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम जहां पर है, ये एल्यूमिनियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एक बॉन्ड बनाने में असमर्थ हो गया। यानी कि यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि यहां पे एक होल डेवलप हो गया। भले ही हमारा क्रिस्टल न्यूट्रल रहा, लेकिन एक एल्यूमिनियम के एटम आने से एक होल परमानेंटली यहां पर सेटल हो गया। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स डाले जाएंगे उतना नंबर ऑफ होल्स ऐड होता जाएगा। ठीक है मेरी बात? उतना नंबर ऑफ होल्स ऐड होता जाएगा। तो बताओ कि मेजॉरिटी कौन? अब भाई अगर एक एल्यूमिनियम का एटम डाला है तो एक होल है, पर एक तो डालेंगे नहीं। अगर हम 1 ppm भी डोपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 अबाउट अ मिलियन डोपिंग की जा रही है। पर बात यह कि हमारे सिलिकॉन के 10⁻22 एटम्स होते हैं भाई साहब 1 सेंटीमीटर क्यूब में, समझ रहे हो? 10⁻22। अब इसको अगर 10⁻6 से डिवाइड भी मार दो तो ये बचता कितना है? 10⁻16। इतने एल्यूमिनियम के एटम्स तुमने डाले, इतने एल्यूमिनियम के एटम्स डाले, यानी इतने होल्स प्रोड्यूस कर दिए। अब इतने होल यार खतरनाक चीज है, मतलब कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा आप डोपिंग करते जाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जाएंगे तो हम ये कहने लग जाएंगे कि होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हो गए और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी में हो गए। यानी कि होल्स का जो करंट है वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन के करंट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, परंतु टोटल करंट आज भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से जो बनता है वही रहा होगा। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर जो करंट बनता है वो टोटल करंट होता है, जिनमें अगर हमने एल्यूमिनियम डाला है तो यानी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डाली है, यानी जो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक टाइप का बनाया है वो टी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें टोटल करंट IH प्लस IE होगा, जिसमें कि IH बहुत ज्यादा होगा IE से, नंबर ऑफ होल ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेजॉरिटी में होगा होल, माइनॉरिटी में होगा इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर करंट कंट्रीब्यूट करेंगे कौन? हमारे होल्स। अब ये कहानी देख लो बेटा,
ये रहा सिलिकॉन, ये रहा सिलिकॉन, ये सिलिकॉन सिलिकॉन की कहानी है इस प्रकार से। यहां पे फास्फोरस लगा लेते हैं, है ना, और कोई इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर की वजह से टूटता हुआ नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि वो टूट नहीं रहा है, पर हम तो सिर्फ फास्फोरस का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। अब ध्यान देना बेटा क्या सीन चल रहा है। सब में आप बॉन्ड बना लीजिए मजे से। ये बन गया बॉन्ड। फास्फोरस को ध्यान दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए था ना। अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में तरस रहा है, लेकिन इसके साथ कोई बॉन्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये आदमी क्या बना है, ये आदमी है तुम्हारे लिए फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे ही फास्फोरस आया वैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आया। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन आया तो तुमने फिर डंका पीटा क्या, कि नंबर ऑफ impurity atoms equal to number of free electrons जितने तुमने ऐड करने चाहे। अगर तुम चाहते हो कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री आ जाएं, तो तुम्हारी इच्छा है कि 10 की पावर 6 फास्फोरस के एटम्स लगा दीजिए। तो यहां से आपको दिखाई देगा कि जैसे जैसे उसी लॉजिक के साथ कितने 1 ppm की भी डोपिंग कर दी, तो आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स से। इसके कारणवश जो टोटल करंट होता है, उस टोटल करंट की वैल्यू हम लोग लिखा करते हैं आई ऑफ होल प्लस आई ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर आई ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इस वजह से इसका करंट होल के करंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होगा। अब क्योंकि ये चीज डोमिनेट होने लग गई, तो फीलिंग इस प्रकार की आनी चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद जो नया बन रहा है, ये है बेटा हमारे लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी होल है। पी टाइप का मतलब पॉजिटिव से, एन टाइप का मतलब नेगेटिव से निकालना, लेकिन ये मत सोचना कि क्रिस्टल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक, क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, बस ओवरऑल होल्स ज्यादा है, और यहां पर भी न्यूट्रल ही क्रिस्टल है, बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो मूव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर आप इस डोपिंग को बदलते जाएं तो फीलिंग आएगी कि शायद कंडक्टिविटी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यही कहानी कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी की है कि बाय कंट्रोलिंग द डोपिंग वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी। डोपिंग जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, डोपिंग जितनी कम कंडक्टिविटी उतनी कम। ये खेल है सारा का सारा, दिमाग में इस बात को रखना है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस बात को जानने वाला ही ज्यादा मजे से बातें कर सकता है। तो दिमाग में रखो कि कंट्रोल करने के लिए कंडक्टिविटी को डोपिंग की जाती है। अब जब तक कंट्रोल कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की बढ़ाएंगे नहीं, तब तक सेमीकंडक्टर्स ठीक ठाक सर्किट में यूजफुल होंगे नहीं। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का काम हमारे पास ज्यादा नहीं है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का है। यहां से सेमीकंडक्टर्स में पी और एन टाइप के जो बने, इससे एक नया टॉपिक निकल कर आता है, इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, ये जंक्शन डायोड का क्या मतलब है, ध्यान सुनना। एक पी टाइप का एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपस में मिला दिया गया, तो उससे बन गया पी एन जंक्शन डायोड। आप इस तरह से पी एन जंक्शन डायोड को देख लीजिए। यहां पर उन्होंने ये जो हिस्सा है, ये मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है, यानी यहाँ पे मेटल लगा रखा है। प्लेट है सिर्फ यहाँ पर ऐसे, ये, और यहाँ भी बना देते हैं ये। तो ये भी तुम्हारे लिए क्या है बेटा, मेटालिक कॉन्टैक्ट। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक जंक्शन बन गया। जंक्शन का मतलब है जो दो चीजों को डिवाइड कर रहा हो। ये पी टाइप हिस्सा है और ये एन टाइप हिस्सा है। पी टाइप्स में होल की संख्या बहुत ज्यादा रही होगी और कहीं कहीं भूले बिसरे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। यानी अगर इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो यहां कहीं इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देने चाहिए। जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा एन टाइप का है,
वहां पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर दीजिए, और जब आप ये रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं कहीं आप भूले भटके एक दो होल्स दिखा दीजिए, ताकि ये रहे कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी और होल्स माइनॉरिटी एन टाइप में होता है। ये वो हिस्सा है जो जंक्शन के पास का है, लेकिन जंक्शन के पास के इस छोटे से हिस्से में बच्चों बड़ी खास चीज पाई जाती है, और ये जो खास चीज है ये है चार्ज डेंसिटी। पी टाइप में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और एन टाइप में बच्चों पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ये चार्ज का मैकेनिज्म क्या है डेवलप होने का, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चार्ज डेवलप होता है। होता क्या है कि बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होल जाते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और जब ये इस तरह जा रहे होते हैं तो जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन होने लगता है, जिसकी वजह से इस साइड का एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड में जब ट्रैवल करके जाता है तो पी साइड को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आने लग जाता है। जंक्शन के पास ये कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से वहां चार्ज की डेंसिटी ज्यादा रहती है। इस चार्ज के डेवलप होने की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंड्यूस्ड टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और जितने रीजन में ये चार्ज डेवलप रहता है उतने थिकनेस को हम लोग एक नाम दिया करते हैं, और नाम होता है बेटा डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, है ना। लेयर बोलो रीजन बोलो एक ही बात है। डिप्लीशन लेयर की अगर इस थिकनेस को मैं तुम्हें नाम दूं, तो थिकनेस को अगर मैं डी बोल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू थिकनेस डी बराबर कोई ना कोई वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि E इंटू डी बराबर वोल्टेज होता है। इस तरह के वोल्टेज को हम लोग नाम दिया करते हैं बेटा बैरियर वोल्टेज। क्या नाम देते हैं? बैरियर वोल्टेज। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों कि बैरियर वोल्टेज को अगर तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और होल्स पर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप देखें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्दर डिफ्यूजन को रोक लेता है। तो डिफ्यूजन अब तभी संभव है जब तक इस पोटेंशियल बैरियर के पोटेंशियल को ओवरकम ना कर लिया जाए। जब तक हम अपने पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं करते तब तक डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। इस वजह से डिफ्यूजन की वजह से जनरेट होने वाला करंट कुछ मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड तक रहता है, फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड आपको मिलता है वो ओवरऑल इस कंडीशन में मिलता है जिसमें पीएन जंक्शन होता है। आपको बीच में जो बाउंड्री मिल रही है जहां पे पी और एन को हमने सेपरेट करा वो जंक्शन है, और जंक्शन के आसपास के रीजन में जहां पे नॉन जीरो चार्ज डेंसिटी आ गई H की जगह, यानी कि होल वाले रीजन में माइनस चार्ज, यानी P वाले में माइनस चार्ज और N वाले में प्लस चार्ज की डेंसिटी आ गई, इस रीजन को हम नाम देने लग जाते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन। और इसकी थिकनेस को अगर हम D कह दें तो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके बैरियर वोल्टेज बनाया जा सकता है। जब तक इस बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फिर ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे और करंट नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब अब अगर हमें इसमें करंट फ्लो कराना है तो बैटरी लगानी पड़ेगी। तो चेक करते हैं बैटरी का कनेक्शन। बैटरी के कनेक्ट कर देने को कहा जाता है कि हम बायसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? बायसिंग कर रहे हैं। तो ये जो बायसिंग की गई, इस बायसिंग का क्या मतलब है? बायसिंग का ओवरऑल जो छोटा सा मतलब निकालोगे तुम निकालोगे टू कनेक्ट द बैटरी। मतलब आम भाषा में यही मतलब है, और थोड़ा सा अगर सोफिस्टिकेटेड होकर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पोलैरिटी डेवलप कर देना बायसिंग कहलाता है। अरे यार बैटरी लगाओगे तो एक तरफ हायर एक तरफ लोअर पोटेंशियल होगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होगा, तो पोलैरिटी तो आ ही जाएगी। तो बैटरी लगाने से ये कहा जाता है। दो तरह के बायसिंग होती है। पहली होती है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरी होती है बेटा आपके लिए रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की थ्योरी क्या है वो समझो। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में कहा जाता है कि आपके पास सेमीकंडक्टर के नाम पर ये p टाइप का, ये n टाइप का है। बैटरी इस तरह लगाओ कि p पे पॉजिटिव और n पे नेगेटिव जुड़ जाए, यानी p जुड़ा प्लस से और n जुड़ा नेगेटिव से, तो कहा जाएगा कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक, इसी तरह से आपके पास सेमीकंडक्टर के नाम पर कुछ p और n टाइप का है, और आपने इसमें ऐसे जोड़ दिया कि n जुड़ गया प्लस से और p जुड़ गया माइनस से,
तो P जुड़ गया नेगेटिव से, N जुड़ गया पॉजिटिव से। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब अपने आप में लोअर और हायर से है ना, लोअर मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मतलब हायर, तो फिर इसको कहा जाएगा रिवर्स बायसिंग। क्लियर है मेरी बात, ये दिमाग में रखना है। अब डायोड का एक चित्र भी है, तो वो भी ध्यान रखना बेटा, चित्र कैसा है, चित्र ऑफ डायोड। तो इसका एक छोटा सा सिंबल है कि आप इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनाते हैं, डंडा बना देते हैं और आगे पीछे इस तरह से कुछ लगा देते हैं, ये सर्किट है बेसिकली। तो ये जो सिंबल है ये डायोड का सिंबल है, जिस डायोड के सिंबल में ट्रायंगल जो है ये P टाइप को डिनोट कर रहा है और ये जो डंडा लगाया हुआ है ये N टाइप को डिनोट कर रहा है। समझे मेरी बात? अगर ये बात दिमाग में घुसती है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर जब P टाइप में हायर और N टाइप में लोअर लगाएंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। इसी प्रकार से यहां देख लीजिए, जब P टाइप में लोअर और N टाइप में हायर लगाएंगे तो ये रिवर्स बायसिंग होगी। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को ना सिर्फ इस वाले डायग्राम से आपको समझना है, बल्कि इस वाले डायग्राम से भी आपको समझना है कि सिंबल से भी कई बार रिप्रेजेंटेशन आया करता है। अच्छा, तो जरा सा पहचानो कि कौन रिवर्स है और कौन फॉरवर्ड है। रिवर्स और फॉरवर्ड पहचानने के लिए अगर मैं यहाँ पे +5 वोल्ट और यहाँ पे -2 वोल्ट लिख दूं, यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ लिख दिया -2, यहाँ लिख दिया -1। अब चेक करो बेटा कि यहाँ पर हमने लगा दी एक बढ़िया सी बैटरी। अब बताना है, ठीक, मान लो कि हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ पर, और यहाँ पर तो बहुत सारा ऐसे छोटे डंडे, मतलब ये हो गई हमारी अर्थिंग। और अर्थिंग का मतलब होता है कि हमने इसे जीरो पोटेंशियल पर रख दिया, तो ये हिस्सा जीरो पोटेंशियल कहलाएगा। यहाँ से हम ये लगा दें, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दें और यहाँ भी अर्थिंग कर दी गई, ठीक। ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है मेरी बात। तो हो गया, खेल करते हैं। अब बताना है कि कौन फॉरवर्ड कौन रिवर्स, कई सारे सवाल हमने लिख दिए बोर्ड पे, आओ खेलते हैं। सबसे पहले देखो P टाइप पे +5 है और N टाइप पे -2 है, तो ये है हायर और ये है लोअर, और हायर है P पे और लोअर है N पे, मतलब ये है फॉरवर्ड बायस्ड। इधर देखिए बेटा, ये -2 ये -1 बड़ा है यानी हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हायर लगा है N पे तो गड़बड़ हो गया, यानी कि ये रिवर्स बायस्ड है। यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस ये माइनस, फॉरवर्ड बायस दिखाई दे रहा है, आर लिख दिया गलती से, फॉरवर्ड बायस। अगला देखो ये सवाल, जीरो पोटेंशियल, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ 0 यहाँ 10। अच्छा, तो ये अर्थिंग है तो यहाँ 0 ये माइनस ये प्लस, तो ये भी हुआ 6। 10 हायर है 6 लोअर है, मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया बेटा क्या अपना फॉरवर्ड बायस्ड। इस प्रकार के छोटे छोटे फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पहचानने वाले सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार आए हैं। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग पहचानने के लल्लू लल्लू 2-4-6 सवाल हैं, वो जरूर आपको आने चाहिए, ठीक। इसके बाद फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग क्या करता है हमारे डायोड के जंक्शन के साथ, तो आप लगाइए कि आपके पास कुछ इस प्रकार का डिप्लीशन रीजन है, जहां पे नेगेटिव 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 चार्ज है, जहां पे पॉजिटिव 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 चार्ज है। ये P टाइप है, ये N टाइप है, और आपने इसमें एक बैटरी इस प्रकार से लगा दी है। तो इसकी वजह से एक तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस्ड है, और हायर से लोअर की तरफ ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपको दिखाई देगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारी फील्ड अपोज कर रही है। अपोज करने का मतलब ये हुआ कि एनी हाउ हमारी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होती जा रही है, यानी बैरियर का पोटेंशियल कम होता जा रहा है। बैरियर का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है कि नहीं घट रही? जी सर घट रही है। बैरियर का पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं घट रहा है? जी सर घट रहा है। अगर बैरियर का पोटेंशियल घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर ये भी घट रही है। तो कंडक्शन आएगा कि नहीं आएगा? तो करंट बढ़ेगा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अच्छी चीज। अब रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग भी तुमसे यही सब बातें कहना चाहती है। तुम कहते हो यहाँ नेगेटिव लगा दो, यहाँ पॉजिटिव लगा दो, बेसिकली चार्ज लिख दिए, डिप्लीशन जोन है, ये P टाइप है, ये N टाइप है। यहाँ पे आप छोटा डंडा, यहाँ बड़ा डंडा लगा दीजिए, रिवर्स बायसिंग हो गई। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखेंगे तो इधर है, और हायर से लोअर की तरफ आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये फील्ड इंड्यूस को अपोज कर रही है? नहीं, सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो और बढ़ती जाएगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ती जाएगी तो बैरियर का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। बैरियर का पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि जो थिकनेस है ऑफ डिप्लीशन लेयर, वो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस भी बढ़ती जाएगी। तो क्या करंट बढ़ेगा? ना, करंट घटेगा, बेकार हो गया करंट, थोड़ा ही। तो यानी कि मानकर चलना
कि जब रिवर्स बायसिंग का केस आएगा तो करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड बायसिंग का केस आएगा तो करंट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। यानी आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस शो नहीं करते और फटाफट करंट फ्लो कराने लग जाते हैं, जबकि रिवर्स बायसिंग में वही डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि बैरियर का पोटेंशियल और बढ़ता चला जाता है। जितना पोटेंशियल तुम लगाओगे उतना बैरियर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इन रिवर्स कंडीशन आपको जानना चाहिए। अगर हम आइडियल डायोड की बातें कर रहे हैं तो आइडियल डायोड में फॉरवर्ड में जीरो रेजिस्टेंस और रिवर्स में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में आराम से करंट पास होने देगा और रिवर्स बायसिंग में करंट को पास होने ही नहीं देगा, अलाउ ही नहीं करेगा हमारा डायोड। ये है कहानी। रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग की बातें हो गई। चलो एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर तुम बेटा ग्राफ बनाने पे जाओगे तो ग्राफ तो इस प्रकार से बनना चाहिए कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं हम लोग y एक्सिस में करंट रख देते हैं और करंट जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग वाला है और उसका जो स्केल है वो मिली एम्पियर में है। यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया है। राइट साइड में फॉरवर्ड बायसिंग होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे जब वोल्टेज जाएगा तो रिवर्स बायसिंग होगी, और नीचे जो करंट आएगा उसे हम करंट बोलेंगे और करंट रिवर्स वाला करंट बोलेंगे। रिवर्स वाला करंट जो होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा। इतना छोटा है कि वो माइक्रो एम्पियर हमारी बॉडी में जितना करंट फ्लो करता है, जो हम सोच भी नहीं पाते करंट है या नहीं, उतना करंट है। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें से ये एक वोल्टेज निकल कर आएगा। इसे हम नाम देते हैं बेटा नी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज का मतलब है कि इतने वोल्टेज तक हमने पोटेंशियल के बैरियर को क्रॉस नहीं किया था, इस वजह से हमारा करंट बहुत ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा था। पर जैसे ही आप उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेते हो, नी वोल्टेज को क्रॉस कर लेते हो, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो करंट ड्रास्टिकली बढ़ता है। फिर आप देखते हो कि यहां से रिवर्स बायसिंग में अगर आप ले जाते हो तो लगभग जीरो करंट है। एक तो पहले से स्केल माइक्रो में, उससे 1000 गुना छोटा है और साथ में स्केल बिल्कुल पैरेलल जीरो चल रहा है। पर एक वक्त ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं बेटा क्या? ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन क्या है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ब्रेक डाउन वोल्टेज से अचानक से ग्राफ ऐसा हो जाता है, और ये जो जोन तुम्हारे लिए बनाकर मिल रहा है इसको आपकी किताबें कहती हैं बेटा कि ये ब्रेक डाउन जोन है। ब्रेक डाउन क्या है वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी नहीं, अभी का काम नहीं। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा बेटा आपके लिए कहलाता है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो ये डाउनवर्ड ग्राफ नीचे की तरफ बनाया है रिवर्स वाला, इसे कहते हैं हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ से होता है, तो आपको एक चित्र बनाना पड़ता है ग्राफ का। स्केल लिखना जरूरी है कि फॉरवर्ड वाला मिली एम्पियर में और रिवर्स वाला माइक्रो एम्पियर में। ब्रेकडाउन वोल्टेज और ब्रेकडाउन रीजन जरूर बनाए, रिवर्स में इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्राफ आते हैं। अगर सिर्फ फॉरवर्ड आए तो सिर्फ ऊपर वाला बनाइए, सिर्फ रिवर्स आए तो सिर्फ नीचे वाला बनाइए, दोनों आए तो दोनों बनाइए एक साथ। इस प्रकार से हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं। अब जो चीज बच रही है वो है डायोड के इस्तेमाल और ब्रेकडाउन क्या होता है। ये वन शॉट के सेकंड पार्ट में करेंगे। अगले दिन आधे घंटे का छोटा सा लेक्चर आएगा जिसमें पूरे के पूरे यूजेस सेमीकंडक्टर्स के डायोड्स के करेंगे और ब्रेकडाउन करेंगे। चलिए आज का काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। काम कंप्लीट होने के बाद हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस। और बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछा जाता है सिर्फ उतना स्ट्रिक्ट पढ़ने के लिए साउथ सिटी पीसीएमबी को फॉलो करिए। इसे पढ़ेंगे 100% पेपर में वो आएगा जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो आना है वही पढ़ने का समय है, उतना ही पढ़िए, दाएं बाएं कुछ और मत करिए। मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर में जिसमें हम कंप्लीट करेंगे डायोड के यूजेस।